नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रशांत कडुस्कर, साई सुविधा हॉस्पिटल बरेली का मुख्य हार्मोन विशेषज्ञ माने चीफ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आज आपके साथ थायराइड की बीमारियों की जांचें और ट्रीटमेंट इसके विषय में कुछ बातें डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसे कि हमने पहले पार्ट में थायराइड होता क्या है, उसकी बीमारियाँ कौन सी हैं और उसके लक्षण क्या हैं, इसके बारे में जानकारी ली। अब इस भाग में हम कौन सी जांचें करनी है और ट्रीटमेंट क्या करना है और इसके साथ कुछ गलत फहमियाँ, मिसकंसेप्शंस अबाउट थायराइड, उसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, जांचें क्या करनी। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने थायराइड की 4 प्रमुख बीमारियों का जिक्र किया था। उसमें एक होता है हार्मोन का बढ़ना मतलब हाइपरथायराइडिज्म, दूसरा होता है हार्मोन का घटना माने हाइपोथायराइडिज्म, तीसरा होता है ग्लैंड बड़ी होना जिसको कहते हैं गॉइटर, और चौथा होता है थायराइड के कैंसर। तो जहाँ तक जांचें करने की बात है, उसमें 3 प्रकार की जांचें होती हैं। एक होती है कि खून की जांच, जिसमें थायराइड हार्मोन की लेवल हम देखते हैं, क्या वो बड़ी हैं, घटी हैं, और कितनी बड़ी हैं, घटी हैं, उसके हिसाब से कौन सी गोली लेनी है वो तय करते हैं। दूसरी होती है रेडियोलॉजिकल जांच, माने थायराइड का एक्सरे, गले का एक्सरे, थायराइड की सोनोग्राफी। इस प्रकार की जांचों से हमें ग्लैंड के अंदर क्या है, उसका साइज कितना है, इस विषय में पता चलता है। और तीसरी कुछ जाति होती है जिसमें हम जब थायराइड के कैंसर के बारे में सोचते हैं तो हम इसको कहते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी माने एफएनएस, जिसमें यहाँ से एक थायराइड का हल्का सा छोटा पीस मतलब टुकड़ा निकाल के उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि थायराइड के अंदर क्या पड़ा है, क्या वो कैंसर है या नहीं। तो इस प्रकार की अलग अलग जांचें हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात आती है, तो हार्मोन घटना या बढ़ना, उसके प्रमाण को नॉर्मल करने के लिए गोली का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हार्मोन बढ़ा है तो गोली दे के उसको डेवलप किया जाता है, या हार्मोन घटा है तो हार्मोन की गोली हम बाहर से चलाते हैं। इसमें हाइपरथायराइड के नाम की जो बीमारी है, उसके लिए कभी कभार रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट, इसका भी ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आपको आयोडीन की ड्रॉप्स दी जाती है, और वो आयोडीन की ड्रॉप्स की वजह से थायराइड की जो सेल्स हैं वो नष्ट होकर हार्मोन जो बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे घट के नॉर्मलाइज हो जाता है। फिर तीसरी ट्रीटमेंट होती है सर्जरी, मतलब थायराइड ग्लैंड निकालना, जिसका उपयोग हाइपरथायराइडिज्म के लिए किया जाता है, गॉइटर माने ग्लैंड बढ़ना उसके लिए किया जाता है, या थायराइड कैंसर में भी किया जाता है। जहाँ तक थायराइड की सर्जरी का सवाल है, इसमें हार्मोन सर्जन मतलब एंडोक्राइन सर्जन, ये स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। जो डॉक्टर इस ब्रांच में है, जो स्पेशलिटी हैं, वो डॉक्टर इस प्रकार के ऑपरेशन करने में माहिर होते हैं। अब हम थायराइड के विषय में कुछ जो गलत फहमियाँ हैं, जो मिसकंसेप्शन है, 2-3 मिसकंसेप्शन के बारे में बात करेंगे। तो एक तो मिसकंसेप्शन होता है कि हाइपोथायराइड में वजन बढ़ना। तो हाइपोथायराइड में वजन जरूर बढ़ता है, परंतु वो वजन पानी का वजन होता है, जो कि केवल 2-3 किलो तक ही सीमित होता है। पर जैसे ही आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं वो वजन घट भी जाता है। तो कोई बंदा ये सोचेगा कि मेरा थायराइड का, मैं हाइपोथायराइड का मरीज हूँ, इसकी वजह से लगातार मेरा वजन बढ़ते रहेगा, वो बिल्कुल गलत है। दूसरी गलत फहमी होती है कि रिपोर्ट नॉर्मलाइज होती है, तब मेरे हार्मोन की प्रॉब्लम खत्म हो गई, अब मुझे गोली लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो काफ़ी लोग अपने मन से ही गोली बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ बीमारियां टेम्परेरी होती है, कुछ बीमारियां परमानेंट होती है। वो कैसे है, कब परमानेंट है, कब टेम्परेरी है, ये तय करने का काम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर का है। तो अपने मन से कोई भी गोली जब तक आपको डॉक्टर ना कहें तब तक बंद नहीं करनी चाहिए। और तीसरी बात है, जब हम कैंसर की बात करते हैं, तो कैंसर में जैसे कि गांठ होना, वजन घटना, बुखार आना, भूख कम लगना, इस लक्षणों का मैंने जिक्र किया था। पर जरूरी नहीं कि हर वक्त ये लक्षण हो। तो किसी को केवल थायराइड बड़ी होना, जिसको कहते हैं गॉइटर, केवल उतना भी लक्षण हो सकता है और अंदर कैंसर पड़ा हुआ हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी गले की जो थायराइड ग्लैंड की गांठ आती है, या हार्मोन की रिपोर्ट में गड़बड़ी आती है, जैसे हार्मोन बढ़ना घटना, तो ऐसी तकलीफों के लिए आपको हार्मोन स्पेशलिस्ट माने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करना चाहिए
और उनके साथ संपर्क करके जो भी आपकी तकलीफ है उस विषय में आपको उनसे चर्चा करके सही ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप इस सारी जानकारी से अब नॉलेजेबल हो गए होंगे और आप किसी भी प्रकार की अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप ज़रूर अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को जाके दिखाएंगे। नमस्कार।